So hello guys and welcome back to EquiEdge Research, where we share cutting edge insights for you on the automotive sector, overall economy and decode stock market psychologies. So guys, I am the student of Parth Verma sir, the valuation school चलाते हैं और मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा है. The way I try to research, I try to follow his steps that are given by him, and let us discuss what are the things that are going on in the automotive sector. So guys, we have freshly entered in the year 2026. 2025 बहुत सारी वैलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी के साथ गया. 2025 में बहुत सारे चेंजेस आए इन द ऑटोमोटिव सेक्टर, बट अब हम बात करेंगे कि 2025 से आगे 2026 में और आगे 2026 के आगे कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजी ऑफ पावर ट्रेन इन द ऑटोमोटिव सेक्टर, बट ऑल्सो इन द ओवरऑल सेक्टर, नॉट ओनली इन द सेक्टर बट ऑल्सो इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेक्टर ऑफ द OEMs, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उनके जो बिजनेस मॉडल्स है उनमें कैसे स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल शिफ्ट आएगा. सो बेसिकली गाइज, ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब आप पहले ये समझिए कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर है ये साइक्लिकल है नेचर के अंदर. इट इज़ साइक्लिकल इन नेचर और ये दो टाइप से चेंज होता है. इट इज़ एट वन टाइम इट इज़ वॉल्यूम लेड एंड देयर इज़ प्राइस लेड. वॉल्यूम लेड ग्रोथ के अंदर ना आपका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्राइस बढ़ेगा, तो आपके जो मार्जिन्स है वो बढ़ेंगे. जबकि जो प्राइस लेड ग्रोथ है उसके अंदर आपके जो वॉल्यूम्स है दैट मे बी मच्योर्ड, दैट मे बी स्टेबल, लेकिन आपका जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स और रेवेन्यू विद द कोर्स ऑफ टाइम बढ़ते जाएंगे. सो बेसिकली गाइज, कोसेंसस के हिसाब से मार्केट में ये बात कही जा रही है कि अब जो हम पुराने तरीक़ों से जांच करते थे कि कंपनी ने सच में ग्रोथ दिखाया है बाय द टर्म्स ऑफ यूजिंग अ मेट्रिक नोन एज वॉल्यूम, वो अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है. और उसको डिसरप्ट करने दो चीज़ें आ गई हैं कि जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स है वो कितना ट्रस्ट जनरेट कर पाते हैं और कितना लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं फॉर द कस्टमर्स, वो कितने कस्टमर्स को अक्वायर कर पाते हैं, और स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इंडियन ऑटोमोटिव्स इज़ नाउ मूविंग to decisive state where the scales and discounts will no longer define your success. मतलब जो स्केल है या वॉल्यूम्स है या डिस्काउंट्स है ये आपके सक्सेस के या फिर आपके रेवेन्यू ग्रोथ के ड्राइवर्स नहीं हो सकते. ये टाइम के साथ धीरे धीरे ऑब्सलीट हो गया है. बेसिकली अब जो रियल डिसरप्शन अहेड है, जो आगे और सच में डिसरप्शन है, दैट इज़ हाउ द कस्टमर्स चूज देयर मोबिलिटी पार्टनर्स, एंड द सेकेंड वन इज whom they trust फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू. कि आप के बारे में कस्टमर कैसा परसेप्शन ले रहा है और फिर क्या वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म वैल्यू एक्सचेंज के लिए जुड़ना चाहता है. दिस इज द लॉन्ग टर्म चेंज और डिसरप्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट. सो बेसिकली वॉल्यूम जो है कि कितने यूनिट सोल्ड, ये ओल्ड KPI था. नए KPIs में हम ट्रस्ट की बात करेंगे. क्यों ऐसा क्यों हो गया? तो यार मार्केट शेयर या फिर जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं वो मैच्योर हो गया, मार्केट बेस मैच्योर हो गया, हाई पेनिट्रेशन हो गया है डोमेस्टिक मार्केट्स में, एंड ऑल्सो जो ऑटोमोटिव की साइकिल्स है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, राइट. तो बेसिकली हम अगर कंक्लूजन पर आए तो अब हाई वॉल्यूम इज़ नॉट अ वेरी high growth, but if the volumes are stable and you can increase the price, that is going to happen next. So basically क्या है, but how much बात एक्चुअली कहाँ पे आ जाएगी कि अब कैसा हुआ कि जितने भी इंडियन ऑटोमोटिव डोमेस्टिक मार्केट में जितने भी OEM मैन्युफैक्चरर्स है डीपली पेनिट्रेटेड है, सबके वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट मैच्योर हो गए. तो अब जो आगे ग्रोथ आएगी वो कहाँ से आएगी? सो इट इज़ हाउ मच ऑफ कस्टमर मोबिलिटी वॉलेट यू ओन. इसका मतलब क्या, मोबिलिटी वॉलेट यू ओन मतलब क्या कि कस्टमर्स का लाइफ टाइम स्पेंड ऑन मोबिलिटी आपके वॉलेट में कितना आ रहा है, उनके वॉलेट में से आपके वॉलेट में कितना आ रहा है. बेसिकली क्या होता है, जैसे कि व्हीकल परचेज किया, EMI पे किया, फाइनेंस कराया, उसको इंश्योरेंस कराया, सर्विस कराई, मेंटेनेंस कराया, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रिप्लेसमेंट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अब
ऑटोमोटिव बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं बन गया, नाउ इट इज़ एन एन्युइटी बिजनेस। मतलब क्या कि लॉन्ग टर्म में रिकरिंग रेवेन्यू आते जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि कस्टमर अपने मोबिलिटी के पैसे किसको देगा, कितने साल के लिए देगा, और वो कितने लंबे समय के लिए वो कस्टमर से प्रॉफिट्स को चर्न कर पाएगा। बेसिकली अब बात यह है कि अब वॉल्यूम से नहीं, लेकिन जो एडिशनल सर्विसेज आपको देते हैं, जैसे कि अगर आप मारुति सुजुकी की बात करें तो ऑलमोस्ट 85 टू 90 भी छोड़ दें, 95% ऑफ जो लोग हैं वो मारुति की या मारुति सुजुकी की कार्स जो है फाइनेंस कराते हैं, लोन पे उठाते हैं, राइट। तो ये जब लोन पे उठाते हैं तो ये किससे लोन लेते हैं, तो यही मारुति की ही अपनी एक कंपनी है जो इनको लोन प्रोवाइड करती है, मारुति की ही अपनी एक कंपनी है जो इनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। तो जब सब कुछ एंड टू एंड जो है सप्लाई के अंदर या फिर एंड टू एंड पाइपलाइन के अंदर सब मारुति ही कर रही है, मारुति सुजुकी ही कर रही है, तो क्या मारुति सुजुकी के ऑपरेशनल इनकम के साथ अदर ऑपरेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी क्या, कि इनकम फ्रॉम सर्विसेज बढ़ जाएगी क्या, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ स्क्रैप, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स बढ़ जाएंगे क्या, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। और इनकम फ्रॉम सर्विसेज तो क्या रिकरिंग होगा क्या, कि हर साल कम से कम 2 बार या 3 बार जो कस्टमर है वो आपके पास सर्विस के लिए आएगा ही क्या, डेफिनेटली आएगा। तो हम क्या अजम्पशन ले सकते हैं कि मारुति सुजुकी हमें अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ सर्विस बेच देता है। सर्विस एंड अफोर्डेबिलिटी एंड रीच इज व्हाट इज सोल्ड टू अस बाय मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बाकी सारे कंपनीज की भी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस है जो वो कस्टमर्स को बेचते हैं इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, हार्ड एसेट दैट इज कैश और मनी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कस्टमर 10 से, देखो इंडिया में ना जो ऑटोमोटिव गाड़ियां हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किसी भी एक इंडियन आदमी के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। घर खरीदने के बाद जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एक इंडियन हाउस होल्ड में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो करता है, दैट इज़ बाइंग अ कार। वो बहुत सोच समझ के 4-5 जगह सोच समझ के टोल टटाल के फिर एक गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा है। 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट करेगा वो, तो वो बहुत ज़्यादा ये चाहता है कि मुझे सर्विस बहुत अच्छी मिले। वो बहुत ज़्यादा ये चाहता है कि मैं जिससे गाड़ी खरीदूं उसके साथ मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, उससे मैं बता सकूं टाइमली कि मेरे साथ क्या दिक्कत आ रही है। Now the customers are getting matured and they are not just doing the transaction but they also want experience. And this ये जो gradual shift नहीं है बहुत ज़्यादा, this is very fast shift for the automotive industry. इसीलिए ये जो OEM मैन्युफैक्चरर्स है और जो ऑटो पार्ट इंडस्ट्री भी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस और एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर कस्टमर्स, राइट। क्या इसीलिए मारुति सुजुकी ने थोड़े सालों पहले नेक्सा को लॉन्च कर दिया क्या, कि अब हम कस्टमर्स को सिर्फ कार नहीं बेचेंगे लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है उसके अंदर हम कस्टमर्स को एक्सपीरियंस और एम्बियंस भी देंगे, डेफिनेटली। क्योंकि देयर इज, देखो सेक्टर में जब कस्टमर पावरफुल हो तो कस्टमर को जो चाहिए वही फुलफिल करना पड़ेगा ओईएम को, और वही हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। सो बेसिकली कस्टमर्स आर नाउ नो मोर बाइंग अ कार, दे आर बाइंग एक्सपीरियंस। सो बेसिकली कैसे शिफ्ट आएंगे, जैसे फाइनेंस है, राइट। तो ओईएम फाइनेंस कर देता है, उसको इंटरेस्ट इनकम आती है, क्रॉस सेलिंग करता है, राइट। फिर अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो क्या ये हर साल या फिर हर 2-3 साल के अंदर इंश्योरेंस रिन्यू करना पड़ता है क्या, डेफिनेटली करना पड़ता है। क्या इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या इससे इनकम फ्रॉम अदर ऑपरेशनल एक्टिविटी आ जाता है क्या, बिल्कुल आ जाता है। क्या सर्विसेज में एनुअल मेंटेनेंस पैकेजेस आ जाते हैं, डेफिनेटली आ जाते हैं। क्या इसके अंदर भी मार्जिन हाई होता है, क्या सर्विस बेस्ड काम है, कोई भी सर्विस बेस्ड काम है ना उसके अंदर मार्जिन हमेशा हाई होगा, बिकॉज दैट इज ऑल पार्ट ऑफ स्किल, राइट। और स्किल का आप कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगा सकते, वो अपने हिसाब से ही होता है, राइट। प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो आ जाएगा क्या इसकी वजह से, क्या एनुअल मेंटेनेंस की वजह से, क्या इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है उसकी वजह से, क्या इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें कमीशन मिलेगा बदले में कि हमने उन्हें कस्टमर दिया, क्या उससे हमें इनकम होगी, डेफिनेटली होगी। क्या हम अगर उनको गाड़ी फाइनेंस करके देंगे तो बदले में क्या इंटरेस्ट कॉस्ट हमको मिलेगा, डेफिनेटली हमको मिलेगा। क्या गारंटीड अवेलेबिलिटी मतलब क्या, कि आपको कौन सी गाड़ी और जब चाहिए तब मिलेगी, राइट। नेक्स्ट वन इज अपग्रेड्स, सॉफ्टवेयर फीचर्स, सब्सक्रिप्शन, ये सब नया नया आ रहा है,
सो बेसिकली दीज आर द प्राइस लेड ग्रोथ लेवर्स। ये ऐसे लीवर्स है जो कि प्राइस को बढ़ाएंगे। वॉल्यूम्स अब स्टेबल रहेंगे बिल्कुल, वॉल्यूम्स आर गोइंग टू बी मच्योर्ड, बट नाउ द प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। बेसिकली अगर हम ट्राई डिफ्रेंशिएट करें कि बिजनेस मॉडल पुराने में क्या था और अब नए में क्या है, तो पुराने में हम व्हीकल बेचते थे, नए में हम क्या कस्टमर अक्वायर कर रहे हैं। हाँ, हम कस्टमर अक्वायर कर रहे हैं। क्या पहले वॉल्यूम लेड ग्रोथ था या फिर वॉल्यूम पे फोकस था? हाँ। क्या अब लाइफ टाइम वैल्यू पर है क्या, कि कस्टमर ने जिस दिन गाड़ी खरीदी उस दिन से स्क्रैप या एक्सचेंज करने तक जितना बीच का है सारा वैल्यू मेरा? डेफिनेटली। क्या क्या वन लाइन रेवेन्यू, वन टाइम रेवेन्यू, क्या ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू था पहले के मॉडल में? हाँ। क्या अभी एन्युटी रेवेन्यू है? क्या रिकरिंग रेवेन्यू है? क्या बार बार इससे रेवेन्यू आएगा? डेफिनेटली इससे बार बार रेवेन्यू आएगा। क्या ये पहले का मॉडल सिक्लिकल था? हाँ, पहले का मॉडल सिक्लिकल था। क्या अभी का मॉडल थोड़ा सा स्टैटिक है? हाँ। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अब जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली आएगा। पहले हमने किस पे काम किया था? पहले हमने स्टेबिलिटी पे काम किया था। क्या अब हम स्केलेबिलिटी पे काम कर रहे हैं? डेफिनेटली अब हम स्केलेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। क्या पहले वैल्यूएशंस हमारे लोअर मल्टीपल पे थे और अब हायर मल्टीपल पे आ गए? डेफिनेटली ये चेंजेस हुए। बेसिकली जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व करता है, जैसे जैसे आपका कस्टमर इवॉल्व करता है, वैसे वैसे आपकी इंडस्ट्री भी इवॉल्व करती है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी इवॉल्व करती है। हमने एक बुक पढ़ी थी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि पहले किसी कंपनी को एनालाइज करना है तो उसका सेक्टर एनालाइज करो। क्या यहाँ पर प्राइसिंग पावर या फिर जो हम बोल सकते हैं बहुत सारी जो पावर्स है उसमें से मैक्सिमम पावर्स क्या ओईएम छोड़ के बाकी लोगों के पास है? डेफिनेटली। क्या सप्लायर के पास थोड़ा सा पावर है? हाँ, सप्लायर के पास। क्या डीलर के पास पावर है? डेफिनेटली डीलर के पास पावर है, क्योंकि ओईएम के ब्रांड्स मल्टीपल आ चुके हैं इंडिया में, नॉट ओनली डोमेस्टिक बट ऑल्सो इंटरनेशनल। तो डीलर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो किससे कार खरीदे और किसकी कार बेचे आगे, डिपेंडेंट ऑन हाउ मच मार्जिन दैट दे गेट। क्या कस्टमर के हाथ में डोमिनेंस है? क्या आपको वही बेचना पड़ेगा जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है? डेफिनेटली। इसका प्रूफ क्या? 2016 का प्रीमियमाइजेशन, लोगों का शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल कार्स टू स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ व्हीकल्स दैट आउट ऑफ टोटल सेल्स और टोटल रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल्ड व्हीकल्स, उसमें से मैक्सिमम क्या एसयूवी के हैं? डेफिनेटली एसयूवी के हैं। That is how the customers are evolving, so the sectors are evolving, right? So the next thing is कि अब जो है ना क्वांटिटी स्टैग्नेंट रहेगी, राइट? जो रेवेन्यू पर कस्टमर है वो बढ़ेगा। पहले रेवेन्यू पर कस्टमर स्टैग्नेंट था क्या? हाँ, पहले रेवेन्यू पर कस्टमर स्टैग्नेंट था। एक बार हमने उसको कार बेच दी, उसके बाद हमारे दोनों के बीच में क्या कोई संबंध नहीं? अब कोई संबंध नहीं। लेकिन क्या अब ऐसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारे साथ कंपनी ट्राई कर रही है कि मैं 10-15 साल तक कस्टमर को जोड़ के रखूं, उससे वैल्यू लेता रहूं, राइट? इन द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू दैट आई गिव टू कस्टमर्स, कस्टमर्स गिव मी वैल्यू इन फॉर्म ऑफ कैश, राइट? क्या मार्जिन्स एक्सपांड होंगे? क्या डेफिनेटली मार्जिन्स एक्सपांड होंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हमने प्रीमियम फीचर्स भी दिए। तो क्या प्रीमियमनेस आपके हाई प्राइजेस को जस्टिफाई करता है? डेफिनेटली आपके हाई प्राइजेस को जस्टिफाई करता है। तो क्या सर्विस का रेवेन्यू बढ़ जाएगा? फाइनेंस और इनकम से जो फाइनेंस रिलेटेड जो स्टफ है वहाँ से इनकम आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। क्या इंश्योरेंस कमीशन आ जाएगा? डेफिनेटली। क्या सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू आ जाएगा? यस। ये सारे क्या रेपिटेटिव रिकरिंग रेवेन्यूज है? डेफिनेटली रिपीटेटिव रिकरिंग रेवेन्यूज है। इज इट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर? डेफिनेटली इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर, राइट? अब हम ट्राई करेंगे ये जानने का कि अलग अलग कार कंपनीज कैसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग माइंडसेट से और अलग अलग एक्सपीरियंसेस को सेल करती है। जैसे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एक कार सेलर है एंड ये मोबिलिटी इकोसिस्टम का भारत में बादशाह, इट इज ओनर। बेसिकली अगर हम बात करें फाइनेंस की, ये एंड टू एंड कस्टमर को कार बेचने से लेकर के कस्टमर की कार को सेकेंड हैंड दूसरे कस्टमर को बेच देना, यहां तक एट द सेम टाइम स्क्रैप करने तक, सब कुछ एंड टू एंड मारुति सुजुकी कस्टमर्स के लिए मैनेज करके देता है। फाइनेंस की बात करें तो क्या वॉलेट कैप्चर कर लिया क्या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस? डेफिनेटली कर दिया। क्यों? मुझे आप एक बात बताओ, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव सेल्स या फिर कार्स किसके पास है?
मारुति के पास है। मुझे एक बात बताइए, जब हमने बहुत सारे कॉन कॉल्स पढ़े मारुति सुजुकी के, क्या बेस्ट ऑफ द टाइम्स या फिर वर्स्ट ऑफ द टाइम्स के अंदर जब हर कंपनी अपने मार्जिन्स को थोड़ा सा कम कर रही थी या डिस्काउंट्स दे रही थी, या फिर हम बोल सकते हैं जब कंपनीज, अब छोड़िए वर्स्ट केस के अंदर जब कंपनीज अपने प्राइजेस को बढ़ा रही थी, तो क्या मारुति ने अपने प्राइजेस को स्टेबल रखा, क्या डिस्काउंट्स दिए? डेफिनेटली। क्यों? इसके पीछे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात छुपी है। मारुति सुजुकी सिर्फ कार नहीं बेचता, कार के अंदर मारुति का बहुत छोटा सा मार्जिन है, लेकिन मारुति क्या बेचता है? क्या मारुति फाइनेंस कराता है लोगों को? ऑलमोस्ट 95% ऑफ मारुति के जो कस्टमर्स है, क्या वो अपनी गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं? क्या इसकी वजह से उनको इंटरेस्ट कॉस्ट मिलती है? क्या जो लोन उन्होंने कस्टमर को दिलवाया, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट मिलती है? क्या डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट कॉस्ट मिलती है। कौन कराता है? मारुति सुजुकी फाइनेंस उनको फाइनेंस करा देता है, ईएमआई कराता है, लोन प्रोसेसिंग कराता है, क्रॉस सेलिंग सब कुछ करता है। क्या इसमें मारुति का मार्जिन बनता है? हाँ, इसमें मारुति का मार्जिन बनता है। क्या मारुति इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है? क्या मारुति सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में नहीं, मारुति थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल में भी है, लो कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी। तो क्या इन सब के इंश्योरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इंश्योरेंस में कमीशन जो है बहुत ज्यादा हाई होती है? डेफिनेटली, क्योंकि इंश्योरेंस का धंधा तो प्रोबेबिलिटी पे चलता है ना। आप बोल रहे हो कि यार अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर गुजर गए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है कि गुजरते हैं? डेफिनेटली नहीं गुजरते हैं। तो क्या उसके अंदर हमारी जो हमारा जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। और क्या डिसबर्समेंट का रेशियो बहुत ज्यादा कम होता है? डेफिनेटली कम होता है। तो क्या कंपनी को कमीशन बहुत ज्यादा मिले? डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कंपनी बहुत सारा यहां से लेती है क्या? डेफिनेटली बहुत सारा लेती है। और क्या ये रेकरिंग है? क्या हर साल 2 साल में कराना पड़ता है? डेफिनेटली कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, राइट। द नेक्स्ट वन इज सर्विसिंग फॉर स्पेयर पार्ट्स। डेफिनेटली देखिए, मारुति सुजुकी ना आपको अफोर्डेबिलिटी के साथ सर्विस बेचता है। सबसे ज्यादा बड़े सर्विस सेंटर्स एंड सर्विस सेंटर्स ऑफ ऑन व्हील्स। क्या सर्विस ऑन व्हील्स मारुति ने कॉन्सेप्ट निकाला क्या इंडिया में? डेफिनेटली सबसे पहले क्या उसी ने निकाला? डेफिनेटली उसी ने निकाला, राइट। क्या क्या सर्विस नेटवर्क बनाया? डेफिनेटली। क्या हाई मार्जिन स्पेयर पार्ट्स बेचता है क्या मारुति? बेचता है, डेफिनेटली। हर कंपनी जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसके महंगे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। आप हरकुलस की साइकिल खरीदिए, लेकिन आप बाद में जाकर के वापस उसी के ब्रांडेड ब्रेक्स खरीदिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे। मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आप एप्पल का आईफोन खरीदिए, जो पहले की बात है जब चार्जर तो साथ में आता था, खैर आप दूसरी बार लेने जाएंगे तो क्या बहुत ज्यादा महंगा आएगा? डेफिनेटली बहुत ज्यादा महंगा आएगा। क्या उससे एडिशनल रेवेन्यू आता है? डेफिनेटली एडिशनल रेवेन्यू आता है। तो गाड़ी एक बार खरीदते हो, लेकिन उसके पीछे के जो 10-12 साल के अंदर जो कॉस्ट है, आप मेरी बात समझिए। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है तो आपको नहीं नहीं तो 3-4 बार सर्विस साल में कराना ही पड़ेगा। क्या वो रेकरिंग हो गया? क्या इंश्योरेंस रेकरिंग हो गया? क्या आपकी फाइनेंस कॉस्ट उनको रेकरिंग हो गई क्या एक बहुत लंबे पीरियड के लिए? क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने लगा क्या कंपनी को? डेफिनेटली। तो क्या कंपनी गाड़ी बेच रही है या कंपनी इंश्योरेंस बेचती है? क्या कंपनी इंटरेस्ट बेचती है? क्या कंपनी स्पेयर पार्ट बेचती है? गाड़ी तो तू भाई सस्ते में ले ले मेरे से, लेकिन जो बाकी की सर्विसेज है ना उसमें मैं मार्जिन कमाऊंगा। दिस इज द लॉजिक, दिस इज हाउ ग्रेट प्लेयर्स दे प्ले। इसीलिए क्या बलेनो के अंदर कम मार्जिन में कंपनी धंधा करती है? क्या कंपनी कभी डिस्क्लोज नहीं करती कि मैं मार्जिन कम धंधे में करता हूं? करती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। लेकिन क्या कंपनी वर्स्ट टाइम्स में अपने मार्जिन को स्टेबल रख पा रही है क्या इस वजह से? डेफिनेटली इस वजह से मार्जिन को या फिर हम बोल सकते हैं क्या प्राइस को स्टेबल रख पाती है? डेफिनेटली कम प्राइस में मार्केट के अंदर बाकी कंपटीटर्स से कम प्राइस में रखती है, क्योंकि उसके वॉल्यूम्स की वजह से जो उसकी अदर इनकम है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो द नेक्स्ट वन इज मारुति के वॉल्यूम्स मच्योर्ड है, लेकिन इट हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन फुल टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स। दैट्स इट, राइट। अब अगली जो कंपनी है दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने क्या किया? टाटा मोटर्स को ये बात समझी कि यार अब हम ना मारुति सुजुकी के जैसा वॉल्यूम लेड काम नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हमको वॉल्यूम लेड से जाकर के निकल करके प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफ सेफ्टी लेड वॉलेट। आपने देखा कैसे कंपनीज ने अलग अलग वॉलेट्स बना रखे हैं। अगर आपको अफोर्डेबिलिटी और बहुत अच्छी सर्विस चाहिए, आप मारुति के पास चाहिए। ये क्या बेच रहा है आपको? टाटा मोटर्स प्रीमियमनेस और सेफ्टी वॉलेट में आपका पैसा डलवा रहा है। जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की आइडियोलॉजी क्या टोटली डिफरेंट होगी? डेफिनेटली टोटली डिफरेंट होगी। तो क्या प्रोडक्ट की एंट्री पॉइंट्स, जैसे कि प्रोडक्ट एज एंट्री पॉइंट नेक्सॉन है, हैरिस है, सफारी है, क्या ये बहुत ज्यादा ठीक से ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स है क्या इनके साथ जब एंटर किया? अभी टाटा पंच निकले कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है क्या?
डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। क्या इन लोगों ने, क्या टाटाज ने ईवी के इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया क्या? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। तो ईवी का जो इकोसिस्टम है ना, वो टाटा मोटर्स के लिए ना लॉन्ग टर्म लॉक इन फॉर रेवेन्यूज है। बेसिकली चार्जिंग की पार्टनरशिप्स कर रहा है, सॉफ्टवेयर के अपडेट्स बता दीजिए आप, बैटरी इकोसिस्टम, कस्टमर्स ना लॉक हो जाएगा फॉर इयर्स। बेसिकली आप एक बात समझिए, अगर आपको टाटा ने बेची टाटा पंच ईवी, ठीक है, अब आप उसकी चार्जिंग भी करवाएंगे, अगर आप बैटरी एज अ सर्विस ले रहे हैं तो क्या टाटा ही आपको दूसरी बैटरीज बदला के देगी, या फिर टाटा ही अपने एग्जिस्टिंग बैटरी चेंजिंग स्टेशंस बना के देगी? क्या डेफिनेटली बना के देगी। क्या वो उसके लिए एनुअल सर्विसेज या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज चलाएगी? डेफिनेटली चला सकती हैं। क्या आपको हर चार्जिंग पॉइंट पे क्या उसे पे करना पड़ेगा, जैसे आप हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के लिए पे करते हैं? डेफिनेटली करना पड़ेगा। क्या आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है ना कि फॉर सपोज अगर ये प्रोडक्ट मैंने बनाया ना, तो आप किसी और वेंडर के पास जा करके बोल नहीं सकते कि मुझे इसकी सर्विसिंग करानी है, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। जैसे मर्सिडीज है या फिर कोई बहुत प्रीमियम कार है, वो क्या बोलती है कि अगर या फिर जैसे रोल्स रॉयस है, वो क्या बोलती है कि अगर आपको सर्विसिंग करानी है आप इसे हमारे ही सेंटर पे लाएंगे, अगर हमें पता चला कि आपने कहीं और दी है तो अब हमारा सर्विस सेंटर इस गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। क्या वो इसलिए होता है कि कस्टमर रेपिटेडली क्या ओईएम्स के पास आए इन टर्म्स ऑफ फॉर गेटिंग सर्विस? डेफिनेटली इसी के लिए होता है। क्या ब्रांड को रिपोजिशन किया क्या, जो हमने पहले बात करी थी 2012 में जब रतन टाटा ने सबके सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा को प्रेस किया था, क्या उस टाइम के बाद से क्या टाटाज ने टोटली खुद को चेंज किया? क्या क्या डिजाइन में चेंज आया? क्या फिर उन्होंने ये परसेप्शन बिल्ड किया अपने प्रोडक्ट्स से, कैसे कि बिल्डिंग अ वेरी हाई क्वालिटी सेफ्टी ब्रांड? क्या हर एक गाड़ी को, मोस्ट ऑफ द टाटास की गाड़ीज को 5 स्टार रेटिंग होती है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी? आप भिड़ा दीजिए किससे भी, सामने वाला उड़ जाएगा, लेकिन टाटा की गाड़ी नहीं उड़ती सर। क्यों? क्योंकि ऐसा बनाया है उन्होंने प्रोडक्ट, उन्होंने उसे एक मोड बना दिया है सर कि आपको अगर सेफ्टी चाहिए, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर टाटास, and they have legacy of long time, and tatas have definitely always worked for people of india and generating value. So you can never question on intentions of tata. I'm not telling on to question others companies or their leader intention, but I'm just giving a general statement. This is what house of tatas is. The next one is, so basically tatas is not, ये सीधा हमने कंक्लूजन पे आना चाहिए। तो और एट द सेम टाइम दे आर सेलिंग ईवी इकोसिस्टम्स, राइट। अगला महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यूटिलिटी मैन्युफैक्चरिंग से लाइफस्टाइल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर लिया क्या? क्या वो नई नई टाइप की कार्स का, क्या जब टाटा मोटर्स ने एंटर किया था इंडिका और इंडिगो के साथ, तब क्या बहुत दूर की दृष्टि लेकर के महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो को 2002 में लॉन्च किया क्या? एक ऐसे टाइम पर जब बाकी सारे बहुत सारे कंपनीज इस टाइप के प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर रहा था, क्या तब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बहुत अच्छा रिस्क लिया था क्या? डेफिनेटली लिया था। क्या उसके बाद स्कॉर्पियो चली, बहुत ज्यादा चली, क्या आज भी चल रही है? डेफिनेटली आज भी चल रही है, एंड दैट स्ट्रेटेजी वर्क फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट। और उस टाइम के बाद उन्होंने जो एक्विजिशंस किए, जो अब्रॉड एक्विजिशंस किए फॉर टेक्नोलॉजी एंड न्यू एज स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ब्रांड प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, दैट वाज फिनोमिनल, दैट वाज अनबिलीवेबल। They just did acquisitions one after that, and they are where they are because what they did at that time, right? स्कॉर्पियो लेकर के बेसिकली इनका जो वेटिंग लिस्ट है ना इंटेंशनल है। मुझे एक बात बताओ, क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा कैश रिच बिजनेस नहीं है क्या? ये गाड़ियों का बिजनेस कैश रिच नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास कैश रिजर्व नहीं है? डेफिनेटली उनके पास है। क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी अच्छी फैक्ट्री खरीद कर सके कि मार्केट में जितनी डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए? डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन वो कर रही है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हम प्रीमियम प्रोडक्ट, हम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर, स्कैरसिटी है इस प्रोडक्ट की। आप मुझे एक बात बताओ, ये नाइकी का जूता है यार, वियतनाम में बनता है, स्कैरसिटी है क्या इसकी? अरे भाई बहुत सस्ते में बनता है, आप खरीदते हो, आप बहुत ज्यादा डिमांड दिखाते हो, इसलिए बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है फ्लैश सेल, ऑफर क्लोजिंग सुन, ये आपके माइंड में फोमो क्रिएट करने के लिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करने के लिए होता है। एंड दैट इज व्हाट महिंद्रा एंड महिंद्रा डिड। व्हाट डिड दे लॉन्च? दे लॉन्च्ड अ कार बैटमैन एडिशन। 100 कार्स बनाई, 32 सेकंड में बिक गई सर। बैटमैन एडिशन was booked under 32 seconds, all cars sold।
क्या यही पावर होता है क्या? क्या मारुति सुजुकी भी यही करता है क्या कि मार्केट में जितनी डिमांड है उससे कम प्रोडक्शन करती है क्या? डेफिनेटली उससे कम प्रोडक्शन करती है। क्यों? ताकि वो बता सके कि देखो यार इतनी डिमांड है गाड़ियों की कि अभी भी हमारे पास लाख 1.5 लाख कार्स की वेटिंग है। कैसा है? डेफिनेटली कि इससे ये कस्टमर्स की आंखों में क्या परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं क्या कि कस्टमर को फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ रही है क्या? डेफिनेटली आ रही है, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियां बनाता है, थार 4x4, राइट, ऐसी गाड़ियां बनाता है। तो क्या उसके लिए एसेसरीज भी अलग लगती हैं? डेफिनेटली अलग लगती हैं। क्या उसको अलग से बेचा जाता है? डेफिनेटली अलग से बेचा जाता है। क्या वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है? डेफिनेटली हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। क्या ऑफ रोड गाड़ियों के ऊपर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है क्या ज्यादा देना होता है क्या? डेफिनेटली ज्यादा देना होता है, क्योंकि देयर रिस्क ऑफ गेटिंग डिप्लीटेड और देयर रिस्क ऑफ गेटिंग डैमेज्ड ज्यादा है क्या? डेफिनेटली ज्यादा है। तो क्या कंपनी को उसके रिलेटेड कमीशन, जो इंश्योरेंस रिलेटेड कमीशन है, वो ज्यादा आएगा? डेफिनेटली ज्यादा आएगा। कि कंपनी फाइनेंस भी कराती है, कंपनी फाइनेंस भी कराती है जैसे बाकी कंपनीज कराती हैं। दैट इज नाउ बिकम द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी इन द ऑटोमोटिव बिजनेस कि आप अगर कार बेच रहे हो तो आप ही फाइनेंस करवा दोगे, राइट। आप अगर सिगरेट बेच रहे हो आप ही हॉस्पिटल खोल देंगे सर, है, राइट। अब पूरा बंडलिंग हो गया, सब कुछ हो गया। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म प्लस ऑटो इकोसिस्टम, ट्रैक्टर प्लस एसयूवी फैमिली, बहुत वाइड पोर्टफोलियो है क्या? लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है क्या? क्या प्रीमियम गाड़ियां बेचता है क्या? टेक्नोलॉजी लेड, R&D लेड गाड़ियां बेचता है क्या? डेफिनेटली। क्या इसकी वजह से वो अपनी गाड़ियों के लिए स्केर्सिटी बनाता है क्या? कैसे? कि गाड़ियों को कम प्रोड्यूस करके मार्केट में ये परसेप्शन बनाते हैं क्या कि यार इसका लिमिटेड सप्लाई है भाई इसलिए इसका प्राइस बढ़ा है। तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास ये पावर है क्या फ्यूचर में कि उसके वॉल्यूम्स भले स्टेबल रहे लेकिन उसका एवरेज सेलिंग प्राइस डे बाय डे बढ़ता रहेगा? डेफिनेटली बढ़ता रहेगा, राइट। कस्टमर बाइज लाइफस्टाइल, यहां पर कस्टमर कोई लोहे का टुकड़ा नहीं खरीद रहा, कस्टमर बाइज लाइफस्टाइल। मोनेटाइजेशन कंटिन्यूस बियॉन्ड सेल, राइट। बहुत सारी बातें यार। अब इसको कैसे देखोगे, राइट। मैंने अपने गुरु से सीखा, हमें ये बताया गया कि आप ना एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट्स में आपको कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर में मिल ही जाएगा इनकम फ्रॉम सर्विसेज या फिर अदर ऑपरेशनल इनकम्स। इन सब में आपको पता चलेगा कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ रहा है और ये कंटिन्यूसली ट्रेंड बहुत टाइम से चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि रेवेन्यू 2 to 3% मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स क्या 2 to 3% बढ़ा लेकिन क्या रेवेन्यू 7 to 8% बढ़ा? क्या ये इस बात का प्रूफ है क्या कि एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा? डेफिनेटली ये इस बात का प्रूफ है, राइट। तो बेसिकली अगर हम ट्राई करें कि हम तीनों कंपनीज को एक बार जांचे टोले टटोले, तो क्या मारुति का वॉल्यूम मच्योर है? मच्योर है। टाटा मोटर्स का ईवी रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई है, अभी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका जो सप्लाई है ना, इसका जो वॉल्यूम है ना, बिल्कुल कंट्रोल्ड किया है, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि स्कैरसिटी क्रिएट करनी है ताकि प्राइस को इंक्रीज कर सके। कैसा हुआ? डेफिनेटली हुआ। क्या एवरेज सेलिंग प्राइस मारुति का बढ़ा? डेफिनेटली बढ़ गया। क्या सर्विस और स्पेयर पार्ट्स पर कंट्रोल आया या फिर वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बिके? डेफिनेटली बिके। क्या फाइनेंशियल जो चीजें बेच रही थी क्या उसके मार्जिन बढ़े? डेफिनेटली बढ़े। क्या लाइफ टाइम मोनेटाइजेशन मशीन बन गया मारुति? डेफिनेटली बन गया। टाटा मोटर्स में क्या शार्पली राइज आया? क्या रेवेन्यू में शार्पली राइज आया? क्या एबिडा मार्जिन एक्सपांशन हुआ? एबिडा मार्जिन एक्सपांशन हुआ। क्या डेफर्ड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज बढ़े? क्या अब ईवी के लिए जो टाटा मोटर्स ने ईवी कॉरिडोर बनाया जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे ईवी स्टेशंस बनाए, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे जो मंथली या ईयरली बेस्ड सब्सक्रिप्शन है कि जो ले लिए गए हैं और फिर जब वो यूटिलाइज होंगे तो टाइम बाय टाइम उसको बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आप उसको उतार देंगे कि ऐसा है? डेफिनेटली, इसलिए तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज बोला जाता है, राइट। क्या प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम मोनेटाइजेशन कराएंगे? डेफिनेटली उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने सेफ्टी प्लेटफॉर्म बनाया, इकोसिस्टम बनाया जिससे वो खुद को मोनेटाइज कर रहे हैं। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा की एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ी, आरओसी बढ़ा। क्या एसेसरीज और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? डेफिनेटली। क्या उससे इनकम बढ़ रही है? क्या एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है? डेफिनेटली। क्या उनके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़े? नहीं। क्या उनके प्राइस का रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू जो है क्या काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ा? डेफिनेटली बेहतरीन तरीके से बढ़ा। फाइनली यही बात है यार कि पीपल विल नॉट रिमेंबर द लीडर, they will remember those who built and executed transformation,
right? Next era of auto retail will belong to the dealers who enabled or embedded technology, transparency, trust as their core business models, राइट right? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग ना शिफ्ट कर रहे हैं, अब ऑटोमोटिव शिफ्ट कर रही है। और क्या ये कस्टमर्स के लिए मतलब कस्टमर्स के साइड में ये क्या सारी बातें जा रही है क्या? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर राजा है। क्या कस्टमर के पावर पावर है? डेफिनेटली कस्टमर के पास पावर है। लेकिन क्या सिर्फ कस्टमर्स के पास पावर है? नहीं। यहाँ पर क्या अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता दिख रहा है, एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, या फिर ऐसे जो प्रीमियम सेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा केटर कर रहे हैं। डेफिनेटली क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी है, लोगों को प्रीमियमनेस चाहिए भी, लोगों को स्केर्सिटी में मजा भी आ रहा है, तभी लोग खरीद रहे हैं, राइट? दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड वन लास्ट न्यूज दैट केम विद द कोर्स ऑफ टाइम, ये न्यूज एक्चुअली Hyundai ने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा व्हील आता है ना गाड़ियों के साथ, उस व्हील को देना बहुत सारे मॉडल्स के अंदर बंद कर दिया, जो लो एंड मॉडल्स है। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत की वजह से आया? नहीं। ये 5 साल पहले एक रूल पास हुआ जिसके अंतर्गत आप अगर एक स्टेपनी नहीं दे, एक स्टेप व्हील नहीं देंगे, लेकिन उसकी जगह पर जो पंचर रिपेयरिंग किट है उसको दे देंगे तो भी चलेगा। तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और बहुत सारी जो कंपनीज है वो ये जो एक्स्ट्रा व्हील है उसको बहुत सारे मॉडल्स में कम कर दे रही है और उसकी जगह पंचर रिपेयरिंग किट दे रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो एक्सपांड हो रहे हैं, डेफिनेटली उसकी वजह से एक्सपांड हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये टायर्स की सेल पे क्या अफेक्ट करेगा? क्या? मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं, अगर आप खुद थोड़ा सा ट्राई करो इस पर रिसर्च करने का तो डेफिनेटली सही होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।